तुझसे इश्क किया है मैंने बेइंतहा, अब तुझे पाने की जिद है बेपनाह। हेलो डियर बटरफ्लाइज, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं लाइव आ जाऊँ। देखो, मैं नाइट में ही लाइव आ पाती हूँ और उसी टाइम मुझे स्टोरी भी रिकॉर्ड करनी होती है। तो एक ही काम हो सकता है, या तो मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर लूँ या लाइव आ जाऊँ। तो थोड़ा सा मुश्किल है अभी तो, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक दिन मतलब एक रात पूरी एपिसोड रिकॉर्ड कर लूँ, फिर नेक्स्ट नाइट लाइव आऊँ। थोड़ा सा टफ है बट मैं ट्राई करूँगी लाइव आने की। जहाँ तक तो आ पाऊँगी, वरना सच कहूँ तो नहीं आ पाऊँगी। अभी तो नहीं आ पाऊँगी, ओके। पर जब भी आऊँगी मैं पोस्ट डाल दूँगी, ठीक है ना? ओके। तो अब छोड़ते हैं इन सारी बातों को, क्योंकि स्टोरी बहुत ही मज़ेदार चल रही है। तो आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे, जिसका नाम बेइंतहा द मैरिज एंड डिवोर्स सीज़न 2 पार्ट 37। अगर इसका किसी ने प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ सुनकर आइए। आते हैं सीधे आज की स्टोरी पे। यहाँ जैसे ही आरज़ू आई थी, सभी लोग देखते हैं आरज़ू की तरफ, आरज़ू भी देखती है सभी लोगों की तरफ। और शानवी की फैमिली को इतने सारे शगुन के साथ देखकर आरज़ू थोड़ा सा हैरान थी। ये तो जो वानी थी वो तो खुशी के मारे अपना कैमरा ही ऑन कर लेती है। तभी आरज़ू के अब्बू बोलते हैं, आरज़ू बेटे बैठे। जी अब्बू, ये कहते हुए आरज़ू देखती है सभी की तरफ। जो बानी और ईवा और खुशबू होते हैं, आरज़ू की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल कर देते हैं, पर आरज़ू ज़रा सा भी स्माइल नहीं करती इनकी तरफ देखते हुए। आरज़ू के अब्बू बोलते हैं, बेटे इनका कहना है कि आप इनकी लड़की से मोहब्बत करती हैं। हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये सच है। इधर जो आरज़ू होती है वो देखती है सबकी तरफ। तो जो ईवा थी वो हल्की सी स्माइल कर रही थी। अब्बू, वानी बोलती है, हाँ बोल दीजिए ना प्रोफेसर आजू, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हर माँ बाप अपनी बच्चों की खुशी चाहते हैं, और अब हाँ कह देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो ईशानवी से प्यार करती है ना? ये जो कह रहे हैं आरज़ू बेटे वो सही है क्या? अब्बू, हम ईशानवी से प्यार नहीं करते। हमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है उनमें। और हम एक लड़की से प्यार क्यों करेंगे? आप भी जानते कि हमारा निकाह हमजा के साथ तय हो चुका है और हमारी परसों एंगेजमेंट हुई थी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं अब्बू। ये कहते हुए वो सभी की तरफ देखते हैं। इधर जो बानी थी वो तो भाई ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसका फ़ोन लगभग गिरने वाला था, पर बानी अपना फ़ोन संभालते हुए कहती, प्रोफेसर आजू आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप प्यार करती हैं ईशानवी से, आपने खुद कहा था उससे। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? बानी, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? हम एक लड़की से प्यार क्यों करेंगे? तभी आरज़ू के अब्बू कहते हैं, सुन लिया आप लोगों ने? सुन लिया ना? हो गया फैसला। आरज़ू बेटे आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं। हमजा छोड़ दे जाके। तभी बानी बोलती है, प्रोफेसर आरज़ू कहीं नहीं जाएंगी। जब तक ये सच नहीं बता देती तब तक ये कहीं नहीं जाएंगी। खुशबू कहती है, हाँ आरज़ू, अगर तुम अपने अब्बू और अम्मी की वजह से डर रही हो तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस हाँ कहो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती यहाँ से ले जाने से। तुम बस हाँ कहो। ईवा बोलती है, अगर तुम ईशानवी से प्यार करती हो बेटा तो तुम हाँ कह दो। हम तुम्हें अभी यहाँ से ले चलेंगे। और रही बात तुम्हारे अब्बू और अम्मी की, तो हम बाद में उन्हें मना लेंगे। तभी हमजा बोलता है, क्या बकवास चल रही है यहाँ पे? आपको प्यार की भाषा समझ नहीं आती? तब से हम बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, आपको ये बात समझ नहीं आ रही है क्या? एक तो आप एक लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं और ऊपर से मानने को तैयार ही नहीं है। निकलें यहाँ से, निकलें अभी। एक तो आपकी लड़की ने तो वैसा भी जीना हराम कर दिया। हमारे मामू जान की कार जला दी, उनकी नौकरी छीन ली, इतनी बेइज्जती की। हमारे मामू जान फांसी पे लटकने वाले थे। इधर ईवा कहती है, किसकी बात कर रहे हो बेटा? आरज़ू के अब्बू कहते हैं, बहन जी आपकी बेटी की बात कर रहे हैं। हमजा कहता है, हाँ, जो निहायती बदतमीज़, मगरूर और घमंडी लड़की है। ज़रा सी तहज़ीब नहीं सिखाई आपने आंटी जी से कि बड़ों से कैसे पेश आते हैं। बड़ी ही मगरूर, घमंडी और बेअदबी और बेहया लड़की है वो। इधर जैसे ही ये बात हमजा ने कही थी ना, जो ईशानी इतनी देर से कंट्रोल करके बैठी थी वो अचानक से खड़ी होती है और हमजा का कॉलर पकड़ लेती है।
जैसे ही ईशानी ने कॉलर पकड़ा था हमजा का, जो आयशा, खुशबू और ईवा होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इधर ईवा पकड़ती है ईशानी का हाथ और उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। ईशानी जी छोड़ दीजिए, बच्चा है अभी, उसको गलतफहमी हुई होगी हमारी ईशानवी को लेकर। हमारी ईशानवी ऐसी नहीं है ना, ईशानी जी छोड़ दीजिए उसे। इधर जो बॉडीगार्ड्स थे, जैसे ही ईशानी ने उसकी कॉलर पकड़ी थी हमजा की, जो बॉडीगार्ड्स थे वो हमजा के ऊपर गन रख देते हैं। ईशानी जी बच्चा है अभी, छोड़ दीजिए उसे। आरजू के अब्बू कहते क्या कर रहे हैं आप लोग, ऐसे गुंडागर्दी से पेश आएंगे आप लोग। अब समझ आया कि आपकी लड़कियों में तहजीब और तमीज़ क्यों नहीं है। ऐसे जैसे वालिद होंगे वैसे ही तो बच्चे होंगे। न वालिदैन के अंदर तमीज़ है और ना ही बच्चों के अंदर। इधर जो ईशानी थी वो देखती है आरजू के अब्बू की तरफ। ईशानी की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। ईवा कहती खुशबू, आयशा देख क्या रहे हो, ईशानी जी को अलग करो आके। इधर जो आयशा खुशबू होते हैं वो आते हैं ईशानी को अलग करने के लिए, पर ईशानी की पकड़ हमजा की कॉलर पे इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि वो छूट ही नहीं रही थी। ईशानी छोड़ दो उसे, छोड़ दो, बच्चा है अभी, और यहाँ हम लोग रिश्ता लेकर आए थे, गुंडागर्दी करने नहीं आए थे, छोड़ दो। पर ईशानी की आंखें लाल थी, वो देखती है हमजा की तरफ। कुछ चीज़ें ना औकात में अच्छी लगती हैं। पैरों की जूती को पैरों के नीचे ही रखना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए उसे। इधर इतना कहकर वो अपना एक हाथ लाती है और पीछे से गन निकालती है और रख देती है हमजा के सिर पर। जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो तुरंत अपनी गन हटा लेते हैं। ईशानी जी आपको हमारी कसम, मेरी कसम ईशानी जी, छोड़ दीजिए इस बच्चे को, छोड़ दीजिए। इधर जैसे ही ईशानी ईवा के मुंह से ये वर्ड सुनती है ना कि आपको मेरी कसम, जो ईशानी होती है अपनी गन नीचे कर लेती है। इधर जो आरज़ू होती है वो तुरंत आती है हमजा के पास और हमजा की आर्म को पकड़ती है और पीछे कर देती है हमजा को, और ईशानी की तरफ देखते हुए कहती है अब पता चल रहा है कि ईशानवी और बानी इतने बदतमीज़ क्यों हैं। जब उनके पेरेंट्स ही ऐसे हैं तो बच्चे तो ऐसे ही होंगे ही ना। इधर जैसे ही बात आरज़ू ने कही थी, जो खुशबू और बानी और खासकर ईशानी इतने गुस्से से देखती है आरज़ू की तरफ कि अभी अगर आरज़ू की ये सेम होती तो ईशानी उसकी ये हालत करती कि आरज़ू कभी अपना मुंह आईने में नहीं देख पाती। तो ये हमजा बोलता है हमें तो लगता है आरज़ू की इनका ख़ानदान ही ऐसा है, ख़ानदान के अंदर ही तहजीब नहीं है। इधर जैसे ये बात हमजा ने कही थी, ईशानी इतनी जो कंट्रोल में कर रखी थी खुद को और ईवा उसको पकड़े जा रही थी, वो ईवा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है और जो ईशानी होती है वो सीधे हमजा के मुंह में गन घुसेड़ देती है और उसका हाथ पकड़ती है और कस के पीछे से मरोड़ देती है। वाह, छोड़े छोड़े, हमजा को छोड़े। ना कहते हुए जो आरज़ू होती है वो ईशानी से छुड़ाने लगती है हमजा को। ईशानी जी छोड़ दे, प्लीज़ छोड़ दे, आपको मेरी कसम ईशानी जी, छोड़ दे उस बच्चे को। ईशानी मैम छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ रिश्ता लेकर आए थे, ईशानी मैम छोड़ दीजिए। ईशानी छोड़ दो, बिग बी छोड़ दीजिए ना। इतना कहते हुए सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर जैसे ईवा होती है वो ईशानी के हाथ पे अपना हाथ रखती है ना, जो ईशानी होती है वो एक बार देखती है ईवा की तरफ। ईवा की आंखों में हल्के से आंसू थे। प्लीज़ ईशानी जी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इनको गलतफहमी हुई होगी और शायद हमारी ही गलती है, हमें शायद गलतफहमी हुई होगी, छोड़ दीजिए प्लीज़। इधर जो ईशानी होती है वो गन निकाल लेती है उसके मुंह से और उसने हमजा का हाथ अच्छा खासा फ्रैक्चर या अच्छे से तोड़ दिया था। इधर जो हमजा के मामू जान होते वो कहते हैं अब तो हमें पूरा यकीन हो गया है कि इसमें गलती उन लड़कियों की नहीं, उनके पेरेंट्स की ही है। पेरेंट्स ही गुंडा है, धरती पे उतारू है तो बच्चे क्यों नहीं होंगे। इधर जो ईशानी होती गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर ईवा के कारण वो तो सिर्फ घूर कर देखती है इन सबकी तरफ। ईशानी जी चलिए। तो जो ईशानी होती वो कुछ नहीं कहती और अपनी गन लिए ही बाहर निकल जाती है। उसके पीछे पीछे बानी, ईवा और खुशबू, आयशा भी निकलते, पर खुशबू एक बार देखती है पूरे सिद्दीकी परिवार की तरफ
बस एक बार। और फिर देखती है, जा रही बानी की तरफ और आती है बानी के पास। बानी, ये सच है कि आरज़ू ईशानवी से प्यार करती है? जी माँ, उन्होंने खुद कहा था पता है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ किया है। उस दिन जब ये बता रही थी कि हमज़ा और इसकी एंगेजमेंट हुई थी, उस रात ईशानवी इसके कमरे में भी गई थी और इन दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ था। ये इनकार कर रही है पता नहीं क्यों। डोंट वरी, कहते हुए बस खुशबू आती है कार्स की तरफ और कार में सभी लोग बैठकर सीधे कपूर मैंशन की तरफ चली जाती है। कार इतनी स्पीड से जा रही थी कि सारी की सारी कि लोग बस देखते ही जा रहे थे। यहाँ जो आरज़ू थी वो अब्बू की हेल्प से हमज़ा को जल्दी से उसी की कार में बिठाती हैं। बहुत दर्द हो रहा है मामू जान। बेटे हमज़ा सही हो जाएगा। अब्बू आप एक काम करिए, फूफी है नहीं यहाँ पे तो आप यहीं रुकिए, मैं हमज़ा को हॉस्पिटल दिखा के लाती हूँ। ठीक है बेटे, जैसा आपको सही लगे, जाए जल्दी जाए। जी अब्बू। इतना कहते हुए जो आरज़ू होती है वो कार स्टार्ट करती है, हॉस्पिटल की तरफ लिए जा रही थी। तभी उनका फ़ोन रिंग होता है। आरज़ू ड्राइव कर रही थी इसलिए वो फ़ोन नहीं पिक करती है। हमसे ज़रा कॉल पिक करें ना। जी आरज़ू। ये कहते हुए हमज़ा थोड़ा सा चीखते हुए सही वाले हाथ से फ़ोन उठाता है। जी जी आरज़ू, आपको यूनिवर्सिटी बुलाया गया है। हमज़ा आप शांत हो जाएं, आपका हाथ सही हो जाएगा, शांति से बैठे रहें। हाँ, ये कहते हुए हमज़ा की नज़र आरज़ू के व्हाट्सएप पे जाती है। जो हमज़ा था उसे खोलता है और फिर देखता है आरज़ू की तरफ। ये क्या है आरज़ू? उधर जैसे ही आरज़ू ये देखती है, कार को रोक देती है। क्या है आरज़ू ये? हमज़ा, कहते हुए आरज़ू सारी चीज़ें हमज़ा को बताती है। इधर दूसरी तरफ कपूर मैंशन में ये सारी कार्स कपूर मैंशन के अंदर एंटर होती है। जो ईशानी होती है बहुत ही गुस्से से निकलती है बाहर कार से, वो सीधे घर के अंदर आने लगती है। उसके पीछे पीछे ईवा, खुशबू, आयशा और बानी आ रहे थे। बानी की तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो कुछ कह दे। इधर जो ईशानी होती है वो आकर सीधे सोफे पर बैठ जाती है और देखते हैं इन चारों की तरफ। जो बानी थी वो तो चुपके से पीछे छुपने लगती है खुशबू और आयशा के। ईशानी कहती है, ये बात ईशानवी को ना पता चलने पाए कि हम लोग आरज़ू के घर रिश्ता लेकर गए थे। समझ में आई बात? और ध्यान रहे, आज से ये लड़की ईशानवी के पास दिखनी नहीं चाहिए। समझ गई ना? जी ईशानी मैम। ईवा, चलो। ईशानी जी, आरज़ू की उसमें कोई गलती नहीं होगी। हमें आरज़ू की मर्जी जानने की कोशिश ही नहीं की। समझने की कोशिश कीजिए ना, शायद ईशानवी को ही कोई गलत फहमी हुई होगी। इधर जो बानी कुछ कहना तो चाहती थी पर इतना सब कुछ हो गया था तो बेचारी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो ईशानी के सामने कुछ बोल दे। इधर ईशानी ईवा से कुछ नहीं कहती और खड़ी होती है। तभी आयशा बोलती है, ईशानी चौपर आ गया है, चलो। पर एक बार भाभी ईशानवी से मिल लेती तो। ईवा खुद कहती है, नहीं आयशा, हम अभी झांसी चल रहे हैं, ईशानवी को हम कभी और मिलेंगे या उसको झांसी बुला लेंगे, पर अभी यहाँ से चलते हैं। ये कहते हुए वो आयशा से कुछ इशारों में कहती है। आयशा समझ जाती है कि अगर ईशानी यहाँ रही तो जिंदगी परिवार की बर्बादी तय है, इसीलिए वो जल्द से जल्द इंदौर से निकलना चाहती थी। इधर जो ईशानी होती है इसके आगे कुछ नहीं बोलती है और आती है बाहर। तब तक जो चॉपर था वो लैंड कर चुका था। इधर जो युवा होती वो देखती है एक बार बानी की तरफ जो उसके साथ चली थी। इधर युवा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बेटा बानी, ये क्या सच है कि ईशानवी ने आरज़ू के अब्बू की कार जलाई थी? इधर जो बानी थी उसे ये चीज़ याद ही नहीं थी। याद क्या, वो ईशानवी के साथ उस रात गई ही नहीं थी जिस रात ईशानवी ने कार जलाई थी, इसीलिए उसे ये चीज़ पता ही नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि हाँ, ईशानवी ने उसके अब्बू की नौकरी ज़रूर गंवा दी थी, पर कार के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। नहीं बड़ी माँ, आरज़ू के अब्बू झूठ बोल रहे थे, ईशानवी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हाँ, मुझे पता था, मेरी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती।
मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। कहते हुए बस ईवा अपनी आंखों से आंसू पोंछती है। ईवा समझती थी कि ईशानवी बहुत ही सीधी बच्ची है, एकदम गाय की तरह। इधर आयशा कहती, भाभी चलिए। हाँ, ये कहते हुए ईवा आती है चॉपर के पास। जो ईशानी थी वो बैठ चुकी थी, जो बहानी थी सबको जाते हुए देख रही थी। तभी कपूर मैंशन के गेट से 4-5 कार्स अंदर आती हैं। ईवा, खुशबू, आयशा जो चढ़ने जा रहे थे चॉपर में, वो रुक जाते हैं और कार की तरफ देखते हैं। तो कार में से जल्दी से ईशानवी उतरती है और चॉपर के पास आती है। मॉम, छोटी माँ, चाचू, आप लोग जा रहे हैं? कम से कम मेरे आने का वेट तो कर लिया होता। अगर मैं जल्दी नहीं आती तो आप लोग तो चले गए होते। मेरा तो आने का वेट तो कर लेना चाहिए था मॉम। रसोईवा होकर बस एक बार देखती है शानवी की तरफ और कहती है, बेटा वो तुम्हारे डैड को अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए हम लोग जल्दी जा रहे हैं। पर मॉम, कम से कम एक दिन तो रुक लिया होता। मुझे तो आपके पास बैठने का टाइम भी नहीं मिला। और मॉम, आप तो मेरा रिश्ता लेकर गई थी ना हर्षू के घर। ये बात जैसे ही शानवी ने कही थी, जो ईशानी चौपर में बैठी थी और खुशबू, आयशा देखते हैं ईशानवी की तरफ। ईवा कहती है, नहीं तो बेटा, किसने बताया तुम्हें? मॉम, वो बानी बता रही थी। इधर चारों लोग देखते हैं बानी की तरफ गुस्से से। वो ईशानवी, मैंने मजाक किया था, फर्स्ट अप्रैल चूतिया। इधर जो ईशानवी तो गुस्से से देखती है बानी की तरफ। क्या कहा तुमने बानी? मैं मजाक कर रही थी, मैंने मजाक किया था। हाँ, कुछ नहीं, मजाक मजाक। बानी, ये मजाक करने का टाइम होता है? इतनी सीरियस बात पे कोई मजाक करता है? वो वो हो गया ना, मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मजाक मस्ती कर लेती हूँ, तो मैंने मजाक किया था, मजाक। ये कहते हुए वो सबकी तरफ देखती है, तो सभी लोग गुस्से से बानी की तरफ देख रहे थे। ईवा कहती है, बेटा बानी ने मजाक किया था, ठीक है? ईशानवी, अपना ख्याल रखना। मॉम, अब ज़रा सा भी मुझे टाइम नहीं देती है। ईशानवी, अब तुम झांसी आना, ठीक है? जी मॉम, अपना ख्याल रखना मॉम। कहते हुए जो ईशानवी और बहानी होते हैं सबके पैर छूते हैं। तो जो ईशानवी होती है वो आती है ईशानी के पास चॉपर में और उसके पैरों को छूती है। एक बात याद रखना ईशानवी, कुछ चीज़ें उस इज्जत के लायक नहीं होती है जो उन्हें मिलनी चाहिए, समझ गई? तो जो ईशानवी होती है इस बात का मतलब नहीं समझ पाती है, पर अपना हाँ में सिर हिलाती है और नीचे आती है। तो सभी लोग चॉपर में बैठ जाते हैं और जो ईशानवी और बानी थे इन्हें जाते हुए देख रहे थे। चॉपर अब हवा में उड़ने लगता है। जो सभी लोग थे वो बाय बोल रहे थे इन दोनों को, ये दोनों लोग भी सभी को बाय बोल रहे थे। अब देखते ही देखते अब चॉपर काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है। जो ईशानवी थी अब पलटती है वो बानी की तरफ। जो बानी होती है वो जाने लगती है, पर जो ईशानवी होती है उसकी कलाई को पकड़ लेती है अपने सामने करते हुए कहती है, वो मजाक था, मजाक था वो। तुम मेरे साथ इतना घटिया मजाक कैसे कर सकती हो बानी? ये जानती हो कि मैं कितना आरज़ू से प्यार करती हूँ, तुम्हें यही मजाक करने को मिला था मेरे साथ? वो वो ईशानवी, क्या ईशानवी, मजाक था ये? ईशानवी, ये मजाक नहीं था। व्हाट? सच में मॉम डैड रिश्ता लेकर गए थे आरज़ू के घर? हाँ, तो क्या कहा आरज़ू ने? आरज़ू ने मना कर दिया ईशानवी। क्या? आरज़ू ने मना कर दिया? झूठ बोली हो ना बानी तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही, आरज़ू ने मना कर दिया सबके सामने। आरज़ू ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे प्यार करती है, उसने कई बार कहा है, मैंने ही लेट कहने में कर दिया था, वो मुझसे प्यार करती है। ओह, अब समझ आया उसने क्यों मना कर दिया। तो जो बानी थी वो बस ईशानवी की तरफ देख रही थी कि प्यार में इंसान क्या इतना भी बदल जाता है। वो मॉम डैड अचानक से रिश्ता लेकर पहुंच गए ना, गलती मेरी है। मुझे आरज़ू से पूछ लेना चाहिए था एक बार कि क्या मैं रिश्ता भेज दूँ, पर उसे मॉम डैड रिश्ता लेकर गए थे, उसे मना नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूँगी। कहाँ है आरज़ू? आरज़ू यूनिवर्सिटी में होंगी। मैं जाती हूँ, उसे पूछती हूँ कि उसने मना क्यों किया। उसे मना नहीं करना चाहिए था, मॉम डैड खुद उसके घर रिश्ता लेकर गए थे, उसे मना नहीं करना चाहिए था।
कहते हुए जो ईशानवी होती है वो अब रुकती ही नहीं, वो सीधे अपनी कार की तरफ आती है। ईशानवी रुको, मेरी बात तो सुनो, ये बात अभी पूरी नहीं हुई है, मेरी बात तो सुनो। पर जो ईशानवी होती है वो सीधे कार में बैठती है, कार को स्टार्ट करती है। इससे पहले वानी वो वीडियो दिखा पाती ईशानवी को, उससे पहले जो ईशानवी होती है वो जल्दी से कपूर मैंशन से कार निकाल कर सीधे यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगती है। जो वानी होती है वो भी जल्दी से कार में बैठती है और वो जो वीडियो था वो ईशानवी के पास भेज देती है। तो ईशानवी ड्राइव कर रही थी और इतना सोच रही थी आरज़ू के बारे में कि उसका ध्यान अपने फ़ोन पे गया ही नहीं और सीधे यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर बाद जो ईशानवी की कार होती है वो यूनिवर्सिटी में सीधे रुकती है आकर। जो ईशानवी थी वो थोड़ा सा गुस्से में थी, इसीलिए वो बहुत ही तेज़ी से कार रोकती है। जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, लंच ब्रेक चल रहा था, जितने भी स्टूडेंट खड़े हुए थे वो सब देखते हैं ईशानवी की तरफ और वो समझ जाते हैं कि ईशानवी शायद गुस्से में है। इधर ईशानवी कार खोलकर जल्दी से बाहर निकलती है। स्टूडेंट्स पूछती है, प्रोफेसर आजू कहाँ है? प्रोफेसर आजू वो अभी अभी जस्ट क्लासरूम में गई है प्रिंसिपल ऑफिस से आकर। ओह, ये कहते हुए जो ईशानवी थी वो बढ़ रही थी क्लासरूम की तरफ। अभी जो काव्या थी अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ खा रही थी, वो कहती है, ये ईशानवी इतना गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? दूसरी लड़की बोलती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? ओह हाँ, तुम तो 2 दिनों से आई नहीं हो ना यूनिवर्सिटी। हाँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं 2 दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आई हूँ। क्या हुआ? कल ईशानवी के पेरेंट्स आए हुए थे। क्या? कल मिस कपूर और मिसेस कपूर आई थी? हाँ, कल आए थे। ओह शिट! मैं ये मौका कैसे मिस कर सकती हूँ? कल ही एक मौका था जिसमें मैं मिस कपूर को इम्प्रेस कर सकती थी। ओह! क्या बात कर रही हो काव्या? अरे यार तुम छोड़ो। ये कहते हुए जो काव्या थी वो ईशानवी को जाते हुए देखी थी। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जो बाहर खड़े हुए थे उनकी नज़र थी ईशानवी पे। इधर जो ईशानवी होती है वो सीधे आती है क्लासरूम में और क्लासरूम का दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से जो आरज़ू थी वो भी देखती है दरवाज़े की तरफ, तो वहाँ पे ईशानवी खड़ी हुई थी। और ईशानवी की नज़र आरज़ू के पास खड़े हुए हमज़ा पे जाती है, जिसके हाथों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। और हमज़ा को देखकर ईशानवी का जो थोड़ा-सा गुस्सा था वो थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर ईशानवी धीरे से कदमों से चलते हुए आती है आरज़ू के पास। जो आरज़ू थी वो ईशानवी को ही देख रही थी। इधर जो हमज़ा है वो पता नहीं ईशानवी को देखकर एक स्माइल करता है। ईशानवी आती है आरज़ू के पास और उसकी नज़रों में देखते हुए कहती है, आरज़ू मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है ना ईशानवी, यही करें। मैंने कहा ना मुझे अकेले में बात करनी है तुमसे। मैंने भी कहा है जो कुछ भी बात करनी है ना यही करें, सबके सामने। तो सबके सामने तुम्हें बात करनी है? हाँ, हमें सबके सामने बात करनी है। तो ये बताओ ये तुम्हारे साथ हमज़ा क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है हमज़ा तुम्हारे साथ? इधर आरज़ू कुछ कहती इससे पहले ही ईशानवी और आरज़ू के कानों में आवाज़ जाती है। जो ईशानवी होती है वो धीरे से पलटती है पीछे, तो उसके पीछे बोर्ड पे एक वीडियो चल रहा था। डिजिटल बोर्ड था, इसीलिए उस बोर्ड पर एक वीडियो चल रहा था और ये वीडियो ईशानवी का था। इसमें वो अपने प्यार का इजहार कर रही थी आरज़ू से। इधर जैसे ही ये चीज़ ईशानवी देखती है ना, वो कुछ पल के लिए तो बस उस बोर्ड की तरफ देखते रह जाती है और फिर देखती है आरज़ू की तरफ। तब तक जो बानी थी वो भी आ गई थी क्लासरूम के अंदर। जैसे ही वो बोर्ड पे वो वीडियो चलता हुआ देखती है जिसमें ईशानवी अपने प्यार का इजहार कर रही है, वो रुक जाती है, वो कुछ कहती नहीं है, बस आरज़ू और ईशानवी की तरफ देख रही थी। इधर जो ईशानवी है वो देखती है आरज़ू की तरफ। हम आपसे प्यार नहीं करते, हमने बस आपके साथ प्यार का नाटक किया था। पहली बार था ईशानवी का जो ईशानवी को इतना खराब लगा था। ईशानवी की आंखों में ना तुरंत एक आंसू आ जाता है, उसकी आंखें होती हैं वो नम हो जाती हैं और वो सारी चीज़ें समझ जाती है।
एक एक चीज़ वो समझ जाती है और देखती है। फिर आरज़ू की तरफ, ईशानवी की आँखों में आँसू देखकर पता नहीं क्यों, बट आरज़ू को थोड़ा-सा बुरा लगा था। इधर ईशानवी बस आरज़ू की तरफ देख रही थी। उसके आँसू निकल रहे थे आज। वो बस देख रही थी आरज़ू की तरफ और धीरे से अपने कदमों को बढ़ाते हुए आती है आरज़ू के पास, जो आरज़ू को वो ईशानवी की तरफ ही देख रही थी। फिर ईशानवी आती है और धीरे से कहती है, नाटक किया है तुमने मेरे साथ, नाटक किया ना। किसी पे इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी को इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए कि आगे चलकर वो आपको धोखा दे ना। कहते हुए वो बस अपने कदमों को पीछे लेती है। आरज़ू ने ये सोचा नहीं था कि ईशानवी रो देगी वो। जो ईशानवी होती है वो फिर सीधे गुस्से में निकल जाती है क्लासरूम से बाहर। जो बानी थी वो जाते हुए देख रही थी ईशानवी को और फिर देखती है आरज़ू की तरफ और वो आती है चलकर आरज़ू के पास और अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, बहुत ही अच्छा नाटक खेला तुमने आरज़ू। सॉरी प्रोफेसर आरज़ू, अब देखना तुम्हारी वो हालत करूँगी ना प्रोफेसर आरज़ू, तुम्हें पता लग जाएगा। देख लेना अब तुमने जो ईशानवी के साथ नाटक किया है ना, उसको मैं हकीकत में बदल दूँगी। अब वो मुझे ही ना क्यों ना करना पड़े। याद रखना इस चीज़ को। ईशानवी तो प्यार में है तुम्हारे, वो तो कुछ करेगी नहीं, पर याद रखना प्रोफेसर आरज़ू, आज से आपके बुरे दिन शुरू। ये कहते हुए जो वानी थी वो देखती एक बार सबकी तरफ। जो लोग हंस रहे थे ना, अब उनकी हंसी गायब हो जाती है। वानी बस देखती है उन लोगों की तरफ और फिर क्लासरूम से चली जाती है। इधर जो आरज़ू होती वो देखती है हमजा की तरफ। क्या हुआ आरज़ू, आपको बुरा इतना क्यों लग रहा है? चले। इतना कहकर ये दोनों लोग निकलने वाले थे तभी पियोन आता है और आरज़ू को नोटिस देते हुए कहता है, आरज़ू मैम, आज से आप इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकती। तो कहते हुए पियोन चला जाता है तभी पारुल मैम आती है। ये क्या किया तुमने आरज़ू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शेम ऑन यू, सच कह रही हूँ, उम्मीद नहीं थी तुमसे। मैं कहते हुए जो पारुल मैम थी वो वहाँ से चली जाती है। उन्हें भी ये चीज़ पता लग गई थी अभी अभी। इधर जो काव्या और 2-3 लड़कियाँ थी वो बस देख रही थी आरज़ू की तरफ। एक लड़की कहती है, ये कब हुआ काव्या? काव्या कहती है, जो भी हुआ ना बड़ा मस्त हुआ यार। इस आरज़ू से तो वैसे भी मेरी दुश्मनी है, पर मुझे समझ नहीं आता कि ईशानवी को इस आरज़ू से कब प्यार हुआ। तो अब मज़े आएंगे। जो इसने तार छेड़ा है ना ईशानवी के साथ, अब इसकी ज़िंदगी ना नरक से बदतर हो जाएगी। अभी तो ये बस यूनिवर्सिटी से निकली है, अब देखो इसके साथ होता है क्या। इसका पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा और मैं ईशानवी की ज़िंदगी में। इतना कहते हुए काव्या स्माइल करती है। वैसे एक बात तो काव्या माननी पड़ेगी, इस प्रोफेसर आरज़ू ने अपने थप्पड़ का बदला लिया है। जो कुछ भी लिया उस प्रोफेसर ने, पर मैं इससे अपना थप्पड़ का बदला ज़रूर लेके रहूँगी। देखना, इसने बड़ी ही तेज़ थप्पड़ मारा था ना, इसकी 100 गुनी तेज़ इसको थप्पड़ में लौटाऊँगी, देख लेना। वो कहते हुए काव्या डेविल वाली स्माइल देती है उस लड़की को। इधर जो प्रोफेसर आरज़ू थी वो अब देखती है हमजा की तरफ। चिंता क्यों करती है, आपको 1000 यूनिवर्सिटी पढ़ी है, चलिए आप। वैसे आपने ना बहुत ही अच्छा गेम खेला, बहुत ही अच्छा। कहते हमजा मुस्कुराता है और उसे ये नहीं पता था कि आरज़ू ईशानवी के साथ कुछ कर चुकी है, उसे ये चीज़ पता नहीं थी। जो हमजा होता है वो आता है आरज़ू के साथ बाहर और फिर जो आरज़ू थी वो ड्राइव कर रही थी पर वो ईशानवी के बारे में ही सोच रही थी। इधर दूसरी तरफ जो ईशानवी थी वो कपूर मैंशन पहुंच चुकी थी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। वो सीधे आती है घर के अंदर तभी एक सर्वेंट उसके आगे आते हुए कहती है, मैम पानी।
और जो ईशानवी होती है बहुत ही तेज़ अपना हाथ मारती है उस ग्लास में, जो ग्लास होती है वो दूर जाके गिरती है, जो सर्वेंट होती है वो डर जाती है। जितने भी सर्वेंट थे 10 तक वो सब डर के खड़े हो जाते हैं। तो जो ईशानवी होती है वो सीधे आती है गुस्से में रूम में, और उसके आंखों में आंसू थे। फिर वो आती है रूम में और सारा सामान तोड़ने लगती है, जो भी ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ था सारी चीज़ें वो तोड़ने लगती है। बेडशीट वो हिल के फेंक देती है और एक पल में ही सारी चीज़ें वो तोड़ने लगती है। वो अपना सारा गुस्सा सामान पे उतार रही थी। जो सर्वेंट थे वो डरे हुए सब नीचे खड़े थे और बस कमरे से आती हुई आवाज़ सुन रहे थे। तभी बानी आते हुए कह रही, क्या हुआ? बानी मैम, ईशानी मैम बहुत ही गुस्से में अपने कमरे की तरफ गई हैं और सारा सामान तोड़ फोड़ रही हैं। मैम प्लीज़ शांत कीजिए ना उन्हें। हाँ रुको, मैं जाती हूँ। कहते हुए जो बानी थी वो आने लगती है ईशानवी के रूम की तरफ, पर बीच में ही अपने कदम को रोक लेती है कि वो जानती थी कि ईशानवी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ईशानवी के रूम में अब भी जाए। इसलिए वो नीचे आ जाती है और कहती है, अभी 1-2 घंटे तक ऊपर कोई नहीं जाएगा, समझ गए? कोई भी नहीं जाएगा ऊपर, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? जी मैम। क्योंकि सारे सर्वेंट होते हैं वो किचन इधर उधर सब काम करने लगते, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बस कमरे से आती हुई आवाज़ों को सुन रहे थे। वो जो बानी थी वो बस ईशानवी के रूम की तरफ देख रही थी नीचे खड़े हुए। अभी तो ईशानवी को ये चीज़ पता ही नहीं लगी थी कि आरज़ू और उसके फैमिली वालों ने उसकी फैमिली के साथ कितनी बदतमीज़ी से बात करी है। ये चीज़ तो अभी उसे पता ही नहीं लगी थी। बानी बस कमरे से हुई आते हुए आवाज़ सुन रही थी। अचानक से ईशानवी की बहुत ही तेज चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आ रही है। जो ईशानवी थी वो अपने घुटनों पर बैठी हुई थी, उसके हाथ से खून निकल रहा था चीज़ें तोड़ने की वजह से। और जो मैंने तुम्हारे से इतना भी गलत नहीं किया था कि तुम मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ करो, तुम इस हद तक गिर सकती हो। ये कहते हुए वो ऐसे ही ज़मीन पे गिर पड़ती है। बहुत रो रही थी शान्वी, बहुत ज़्यादा। वो ऐसे ही ज़मीन पे पड़ी रहती है, पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, उसके आंखों से आंसू बस फर्श पे गिरे जा रहे थे, उसके हाथों से खून निकल रहा था और उसकी आंखों के सामने बस वही नज़ारे घूम रहे थे जो उसने आरज़ू के साथ वो पल बिताए। आरज़ू का उसे किस करना, आरज़ू का उसके इतने करीब आना, हर चीज़ ईशानवी को याद आ रही थी और वो चीज़ ईशानवी को इतनी तकलीफ़ देते जा रही थी। ईशानवी बस फर्श पे पड़े-पड़े ऐसे ही रो रही थी। प्यार होता है ना तो पत्थर भी मोम बन जाता है। प्यार इंसान को इतना तोड़ के रख सकता है कि कोई भी उसे जोड़ नहीं सकता, फिर कोई भी नहीं। ईशानवी बस रो रही थी फर्श पे लेटे हुए। ईशानवी, ईशानवी, ये कहते हुए जो बानी थी वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और वो जैसे ही देखती है कि ईशानवी ज़मीन पे पड़ी हुई, वो आती है ईशानवी के पास, उसका सिर उठाते हुए अपनी गोद में रखती है। ईशानवी, तुम ठीक हो ना? इधर जो ईशानवी थी वो सीधे बानी को हग कर लेती है, उसके कंधे पे अपना सिर रखती है और बस रोए जा रही थी। ईशानवी, रो मत यार, रो मत। पर जो ईशानवी थी वो रोए जा रही थी। बानी, उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मैंने उसके साथ इतना भी बुरा नहीं किया था बानी, उसको मेरे दिल से निकलना चाहिए था बानी। हाँ हाँ, उसने गलत किया है। ईशानवी तुम शांत हो जाओ, तुम्हें 1000 लड़कियां हैं आरज़ू से बेहतर है, तुम भूल जाओ उसे। तुम्हारे लिए है ना इतनी सारी लड़कियां, तुम जिससे कह दोगी ना बिग बी, बड़ी मॉम, उससे तुम्हारी शादी करा देगी, तुम भूल जाओ ना। तो जो ईशानवी होती है देखती बानी की तरफ, तभी ईशानवी का फ़ोन रिंग होता है। वो अपने खून से सने हाथ ले जाती है, अपनी पॉकेट की तरफ वो फ़ोन निकालती है, पर वो फ़ोन को नहीं पिक करती। वो
एक वहीं पे नोटिफिकेशन थी जो बानी ने ही सेंड की थी। इससे पहले बानी कुछ कहती जो ईशानवी होती है उसी नोटिफिकेशन पे टिक करती है, तो उसके सामने वही वीडियो खुल जाता है आरज़ू के घर का, जिसमें आरज़ू के अब्बू और हमज़ा ने की थी। जैसे ही ये वीडियो ईशानवी देखती है, जो वो रो रही थी ना, उसकी आँखों से ऐसा लगता है कि आँसू तुरंत ही सूख जाते हैं और वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए धीरे से वो खड़ी होने लगती है। ईशानवी, ये क्या है बानी? क्या है ये आरज़ू के घर पे मैंने रिकॉर्ड किया था। मुझे लगा था कि आरज़ू हाँ बोलेगी, इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया था। फिर उसके बाद उधर ईशानवी बस अपना हाथ दिखा देती है। आरज़ू ने मेरे डैड को ऐसा बोला, मेरी मॉम की इंसल्ट की उसकी फैमिली वालों ने। मेरे मॉम डैड रिश्ता लेकर गए थे उसके घर, उसकी फैमिली ने मेरे मॉम डैड के साथ ऐसा किया। आरज़ू ने मेरी इंसल्ट की, वो ठीक है, फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसकी फैमिली की हिम्मत कैसे मेरे मॉम डैड को इतना सब कुछ बोलने की। ये मुस्तक बात थी, ठीक थी, पर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम डैड सबको इतना कुछ बोलने की। ये कहते हुए जो ईशानवी थी, जो वीडियो देख रही थी, वो अपना फ़ोन बहुत ही तेज़ फेंकती है दीवार की तरफ। उसका फ़ोन दूसरे ही पल चकनाचूर हो जाता है। ईशानवी, ईशानवी, तो जो ईशानवी होती है पानी की नहीं सुनती है और आने लगती है नीचे। उसके हाथ से खून बह रहा था और बानी उसे ही देख रही थी। ईशानवी, तुम्हारे हाथ से खून निकला। ईशानवी, बैठ के ज़रा शांति से सोचो ईशानवी। पर जो ईशानवी थी वो सीधे आती है बाहर। एक तो आरज़ू के इस नाटक का दुख, ऊपर से उसकी फैमिली ने जो इंसल्ट की ना, वो बाहर आती है और अपने हाथों को कसकर फैलाती है और एक बहुत ही तेज चीख चीखती है। जितने बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं बस ईशानवी की तरफ देखते हैं। तुमने मेरे साथ जो किया वो किया, मैंने वो बर्दाश्त भी कर लिया, पर तुम्हें मेरी फैमिली के साथ ये नहीं करना चाहिए था। जो तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली की इंसल्ट किया ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। कहते हुए जो ईशानवी थी वो बस आती है और अपनी कार में आकर बैठ जाती है। और आरज़ू के धोखे का दुख उसके अंदर था। वो आरज़ू से प्यार करती थी, वो चीज़ वो नहीं बोली थी। वो रो भी रही थी और इस बात पे गुस्सा भी थी कि आरज़ू ने उसकी फैमिली से जो कहा ना, वो उसे नहीं कहना चाहिए था। नफ़रत और प्यार एक साथ थी उसके अंदर, बेइंतहा नफ़रत भी और बेइंतहा प्यार भी। इसी गुस्से और प्यार में ईशानवी पिस रही थी और वो बहुत ही तेज़ गुस्से में अपनी कार ले जा रही थी। तो रूपानी आती है बाहर और कह रही, ईशानवी कहाँ गई, कहाँ गई ईशानवी? मैम वो कार लेकर इधर साइड गई है। क्या इधर साइड गई है? और आरज़ू का घर तो उधर साइड है। जल्दी से कार निकालो और ईशानवी जहाँ भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। और कोई भी कॉल करके पूछे तो कह देना कि बाहर गए, अगर मॉम डैड पूछे तो। समझ गए ना? इधर सारे बॉडीगार्ड्स हाँ में से लाते, तो जुबानी होती है वो जल्दी से कार में बैठती है। जिस डायरेक्शन में ईशानवी गई थी उसी डायरेक्शन में कुछ कार्स लेकर चली जाती है। ईशानवी आरज़ू के घर की तरफ नहीं गई थी। वो थोड़ी देर बाद एक पब के सामने कार रोकती है आकर और वो कार से उतरती है और पब की तरफ देखती है। ईशानवी ने आज तक ड्रिंक नहीं की थी, कभी भी नहीं, पर आज वो पब की तरफ देख रही थी और धीरे से कदमों से आती है वो पब के अंदर और आकर एक सोफे पे बैठ जाती है और वेटर से ड्रिंक मंगाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और नफरत भी। इधर वो वेटर से ड्रिंक मंगाकर पीने लगती है। ईशानवी बस पिए जा रही थी और वेटर लाए जा रहा था। इधर जो बानी थी वो ढूंढ रही थी, पर ईशानवी उसे कहीं नहीं दिखाई दी थी, ना ही रोड पे थी और ना ही कहीं। बानी ने सोचा भी नहीं था कि ईशानवी पब में होगी, इसीलिए वो उसी पब के सामने से निकल गई थी। इधर ऐसे ही अब लगभग
रात होने वाली थी, पर बानी को ईशानवी कहीं नहीं मिली थी। बानी लौट के फिर से कपूर मैंशन आ जाती है। ईशानवी आई? नहीं बानी बीबी, ईशानवी मैम नहीं आई है अभी। क्या? इतनी रात हो गई, रात के 7 बजने जा रहे हैं, 6 घंटे से वो बाहर है, अभी आई नहीं? नहीं बानी मैम, ईशानवी मैम अभी नहीं आई है। कहाँ गई है? इस अर्जुन ने तो ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। कहाँ होगी ईशानवी? मॉम मॉम मॉम, इतना कहते हुए वो खुशबू के पास कॉल करने की सोचती है, पर दूसरे पर वो नहीं करती है और आकर बस सोफे पे बैठ जाती है अपने माथे पे हाथ रख कर। दूसरी तरफ सिद्दीकी हाउस में जो आरज़ू थी वो हमज़ा और अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी, पर शांत थी वो। क्या हुआ बेटे आरज़ू? एक बात हमें समझ में नहीं है, ऐसे ही कोई रिश्ता लेकर तो आ नहीं जाएगा। क्या बात हुई थी? आप दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हमज़ा बोलता है, नहीं मामू जान, आप तो जानते हैं ना कितने वैसे लोग थे ये। अच्छा ये सब छोड़े, बेकार लोगों की बात करने से दिन भी बेकार हो जाएगा। बेटे हमज़ा, आपका हाथ ठीक है? जी मामू जान, पहले से बेहतर है। ये कहते हुए हमज़ा हल्के से स्माइल करता है। आरज़ू और हमज़ा ने ये चीज़ अपने अब्बू को नहीं बताई थी कि उन्होंने गेम खेला था ईशानवी के साथ। ये चीज़ उन्होंने किसी को नहीं बताई थी और दोनों लोग बस खाना खा रहे थे। इधर आरज़ू का खाना हो जाता है और कहती है, अब्बू हमारा खाना हो गया है। बेटे आपने बताया नहीं कि आपकी जॉब चली गई है? आपको किसने बताया अब्बू? कुछ नहीं, बस आपका नोटिस लेटर देख लिया था हमने। ओह हाँ, वो आज का जो सुबह हुआ सब कुछ, उसकी वजह से हमें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। चलिए कोई नहीं, वैसे भी वहाँ काम करना आपके लिए सही नहीं था, वो लोग कुछ भी कर सकते थे, इसलिए आप दूसरी जगह कोई कॉलेज ढूंढ लीजिए और हम भी अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहे हैं। अब्बू आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना। ठीक है, पर हम ढूंढ लेंगे और आप भी कल जॉब ढूंढ लीजिएगा। एक काम करते हैं, कल मॉर्निंग में सुबह एक साथ ही चलेंगे, ठीक है ना? जी अब्बू। अब्बू हम जाते हैं। शब्बा खैर अब्बू, अम्मी, हम शब्बा खैर। तो कहते हुए जो आरज़ू थी वो अपने रूम में आ जाती है और चुपचाप लेट जाती है। तो जो हमज़ा था वो अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ ईशान भी ड्रिंक करके वहीं उस पब में सो गई थी। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। जो वेटर था वो ईशानवी को देख रहा था पर कुछ कहता नहीं है और आता है मैनेजर के पास और कहता है, सर ये मैम बहुत देर से यहीं है, क्या करूं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी रात को पब खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, जब होश में आएंगी तो चली जाएंगी, ठीक है? जी सर। फिर कहते हुए वेटर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो बानी थी वो ईशानवी को ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही थी पर उसे ईशानवी कहीं नहीं मिली थी। ऊपर से उसका फ़ोन भी नहीं था तो लोकेशन ट्रैक करने का कोई ज़रिया भी नहीं था। अब तो बानी को ईशानवी को ढूंढते ढूंढते रात के 12-1 बज गए थे और उसे ईशानवी कहीं नहीं मिलती है, इसलिए बानी हार मान कर घर वापस आ जाती है और बस सोफे पे आकर लिविंग एरिया में बैठ जाती है। उसके सामने पूरे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे, 40-50 तक। वो देखती है, अपनी नज़रें उठाकर बॉडीगार्ड्स की तरफ और कहती है, कहीं भी जाओ पूरे इंदौर में, कार लेकर पूरे इंदौर को छान मारो, ईशानवी कहीं भी मिले ना, तुरंत मुझे फ़ोन करना, समझ गए? इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो हाँ में सिलाते हैं और तुरंत निकल जाते हैं वहाँ से। जो बानी होती है वो बस सोफे पे बैठी रहती है। आरज़ू तुमने ये अच्छा नहीं किया, ईशानवी के साथ तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये कहते हुए बस वो सोफे पे बैठी रहती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सिद्दीकी हाउस में जो आरज़ू के अब्बू थे वो नीचे खड़े हुए थे और बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहे थे। आरज़ू बेटे कितनी देर और, बताएं, सुबह के 8 बज रहे हैं और आप अभी तक नहीं आई हैं, आए जल्दी। आ रहे हैं अब्बू, ये कहते हुए आरज़ू धीरे से उतरती है। तो आरज़ू ने आज वाइट कलर की लॉन्ग कुर्ती पहन रखी थी जिसमें आरज़ू बेहद खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह हमारी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। बेगम आए जल्दी। जी आए। आरज़ू बेटे
ये ले, हमज़ा के लिए टिफ़िन है, उन्हें दे दीजिएगा। जी अम्मी, कहते हुए वो टिफ़िन पकड़ती हैं। चलिए बेटे, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है? जी अब्बू, बस चल रहे हैं। इतना कहते हुए आरज़ू अच्छे से बैग पकड़ती हैं और निकलती हैं घर के बाहर अपने अब्बू के साथ। तभी आरज़ू के अब्बू और आरज़ू के कानों में बहुत ही सारी कारों की आवाज़ जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।